नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। केरल में कांग्रेस की हालत बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन। कांग्रेस के तमाम नेताओं की नाराजगी और आंतरिक कलह से पार्टी में गहरी फूट पड़ गई है, जिससे असम, केरल जैसे राज्यों में चुनावी तैयारी कमजोर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केरल में अमित शाह के मिशन 2026 और मोदी की विजिट के जरिए हिंदुत्व, विकास और लोकल बॉडी चुनावों में मिली बढ़त को आधार बना करके 35 सीटों पर फोकस कर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, जहां वो बैक थ्रू की उम्मीद कर रही है। थरूर जैसे प्रभावशाली नेता के बयानों से कांग्रेस में भ्रम फैल रहा है, जिससे यूडीएफ का वोट ट्रांसफर टूट सकता है। अगर थरूर कांग्रेस में दरार बढ़ी और बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम की 14 सीटों पर फोकस किया, तो एलडीएफ यूडीएफ की द्विध्रुवीय राजनीति टूट सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस फूट को संभाल पाएगी या इसका बीजेपी को केरल में बड़ा फायदा मिल जाएगा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, केरल में जिस तरीके से कांग्रेस खिसकती जा रही है, बीजेपी अपनी पकड़ कैसे बनाएगी और क्यों खिसक रही है केरल में? देखिए, जो बीजेपी का फोकस है वो कांग्रेस का आधार खिसकना केवल नहीं है, और न ही इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी केरल में धीरे धीरे अपना आधार बना रही है कि कांग्रेस में फूट पड़ेगी, कांग्रेस के नेता विद्रोही होंगे, कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक फेल्यूर होगी, उसके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को केरल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे या तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे या सरकार में या सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बढ़ा रही है, और आधार बढ़ाने में राजनीतिक पार्टियों का नहीं बल्कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है। सामाजिक समूह, संगठन जो वहां काम कर रहे हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंडा, मुद्दा तय किए जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा केरल पर भी फोकस करना चाहिए। राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें केरल भेज दिया गया। वो अच्छे संगठन करता है, पहले भी राज्यसभा सांसद रहे थे, लेकिन निर्दलीय राज्यसभा सांसद थे। बड़े बिजनेस हाउसेस भी उनके पास है, बिजनेसमैन भी, काम भी अच्छा किया है। उनके अपने वहां टीवी चैनल भी हैं केरल के अंदर। तो कई सालों से राजनीति कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले। उनको कहा गया आप केरल पर फोकस करो, केंद्र में मंत्री पद छोड़ो, और केरल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बनाकर उन्हें भेजा गया। राजीव चंद्रशेखर केरल में जाकर एक नेशनल लेवल पर जो हाईलाइटेड पर्सनालिटी हुआ करता था, वो केरल में जाकर नेशनल लेवल का एक लो प्रोफाइल लीडर बन गया। वहां जाकर केवल संगठन पर फोकस करने लगे कि किन क्षेत्रों में कैसे हम स्थितियों को बदल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को केरल में एक लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। यह बड़ी सफलता मानी जा रही थी, और उसके बाद उसका असर दिख रहा है। तिरुवनंतपुरम में जहां से शशि थरूर सांसद हैं, वहीं से राजीव चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन अपना एक आधार जरूर बनाया लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसका असर दिखाई पड़ा कि तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीत दर्ज की। वहां मेयर बना। वहां पर मेयर बनने के साथ भाजपा का उत्साह ऐसा रहा कि जो पहले वादे किए गए थे, बताया गया था वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले कि अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ नया गिफ्ट लेकर आएंगे। वो आए भी, तिरुवनंतपुरम में आए, रैली की, और वहां पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, और फिर वहां से वादा भी किया कि ये देखो केरल में जो संकेत दिख रहे हैं पॉलिटिकल, वो संकेत गुजरात की तरह है। जैसे अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीता, और उसके बाद धीरे धीरे भाजपा को लगने लगा कि गुजरात में हम बेहतर कर सकते हैं। और आज स्थिति यह है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने की सोच भी नहीं सकता। पिछली बार कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा, जो गुजरात कांग्रेस के गढ़ रहा करते थे। तो वही स्थिति अब प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, और साथ ही ये आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। आज स्थिति क्या है केरल के अंदर? एलडीएफ की सरकार
कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन है, सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये पार्टियों का गठबंधन है जिसकी दूसरी बार सरकार चल रही है, यानी कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी। पिछली बार कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण पिनराई विजयन दूसरी बार जीत कर आए, और दूसरी बार की यानी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। मुद्दे कई हैं, पिनराई विजयन के ऊपर भी आरोप लगे हैं। इनकी बेटी की कंपनी पर ईडी के छापेमारी हुई है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप है पिनराई विजयन की बेटी, और दामाद खुद फंसा हुआ है ईडी के चंगुल में। भ्रष्टाचार के आरोप है, बड़े आरोप है, लेकिन विजयन बच गए। केरल में गोल्ड स्मगलिंग एक बड़ा मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री के आवास तक, मुख्यमंत्री के ऑफिस तक चला गया कि उनके सेक्रेटरी भी इसमें शामिल हैं, और इस गोल्ड स्मगलिंग में सीपीआई, सीपीएम के कई नेता भी शामिल हैं, जिसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो भ्रष्टाचार, करप्शन एक बड़ा मुद्दा केरल के अंदर है, लेकिन उसे भुना कांग्रेस नहीं पा रही, क्योंकि यूडीएफ में कांग्रेस लीड कर रही है, उसके ऊपर ही इतने भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं। अभी जो सबरीमाला गोल्ड चोरी का मामला आया, अब सीपीएम और कांग्रेस, ये दोनों के बीच का टकराव, ये करप्शन के मुद्दे पर ऐसा आगे बढ़ रहा है कि सीपीएम ने तो कह दिया कि भाई सोनिया गांधी की भूमिका भी है, क्योंकि उन्नी कृष्णन पोट्टी जो मुख्य आरोपी है, वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली क्यों आया, उसको लेकर 2 कांग्रेस के सांसद क्यों आए, अटिंगल के सांसद अडूर प्रकाश, साथ में उनके बगल का जहां सबरीमाला पड़ता है, जिस लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में पटनीथट्टम, वहां का सांसद एंटोनियो, ये दोनों मिलकर सोनिया गांधी को के पास लेकर आया यूनी कृष्णन पट्टू को, और वो यहां पर सोनिया गांधी से तस्वीर खिंचवा रहा है, गिफ्ट दे रहा है, और विधानसभा में हंगामा चल रहा है। तो भ्रष्टाचार के आरोप इसके ऊपर भी है। भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की तो बात की बात है, वहां सिंगल असेंबली में भी जीते हुए उसको 20 साल हो गए, तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तो है नहीं। करप्शन के मामले में वो क्लीन चिट मिला हुआ है कि ये कभी सत्ता में रही नहीं, तो उंगली कैसे उठाओगे, और इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। एक सांसद, एक वैसा नेता जो कि पूरे केरल के संगठन को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, और दूसरा केंद्र का सपोर्ट, तीसरा आरएसएस का सपोर्ट। और ये सपोर्ट इस तरह बदला है कि आज केरल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा केवल करप्शन नहीं है, केवल वहां के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन नहीं है, बल्कि हिंदुत्व है। यह हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने केवल नहीं उठाया है, 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन केरल के, यानी नायर सर्विस सोसाइटी, ये ऐसा संगठन है जो माना जाता है अपर कास्ट का, नायरों का संगठन है, जातीय समूह, वहां पर कई जातीय समूहों का अपना संगठन है, और दूसरा एसएनडीपी, श्री नारायण धर्म परिपालन योग। एसएनडीपी जिनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वेल्लापल्ली नटेशन, इन्होंने एक अभियान चलाया कि पूरे केरल के अंदर, जो साउथ केरल में ज्यादातर मामल्लपुरम से आगे जी, उन जगहों पर मुसलमान इतने हावी हो गए हैं कि मुस्लिम लीग जो 12-14 सीटों पर चुनाव जीत कर आती है, अगर सरकार कांग्रेस की यानी यूडीएफ की बनती है तो मुस्लिम लीग का दबाव ज्यादा होता है। नटेशन एजवा समुदाय के नेता हैं, ओबीसी में एजवा समुदाय आता है, 30 से 31% वोट एजवाओं का है, एक बड़ा सोशल ग्रुप है। और ये वेल्लापल्ली नटेशन का बेटा तुषार वेल्लापल्ली, जो कि एक पार्टी चलाते हैं, भारत धर्म जनसेना, और ये जो पार्टी है भारत धर्म जनसेना, वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। और पिछले दिनों नटेशन ने क्या किया, हिंदू यूनिटी की बात की, हिंदू यूनिटी कि केरल के अंदर अगर हिंदुओं को अपने सम्मान प्रतिष्ठा की सुरक्षा करनी है, मुस्लिम लीग की सरकार को खत्म करनी है, यानी कांग्रेस को बाहर करना है, मुस्लिम लीग के गठबंधन वाली उस पार्टी को, तो इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। और ये दोनों संगठन जो वैचारिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, यानी नायर सर्विस सोसाइटी और दूसरी तरफ एसएनडीपी, ये दोनों ही वैचारिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी रहे, एक साथ आ रहे हैं। नायर सर्विस सोसाइटी के सुकुमार नायर, उनके साथ मुलाकात हुई है तुषार वेल्लापल्ली की, और अभी स्थितियां और बदल गई। ये हिंदू यूनिटी की बात करते करते इन लोगों ने कहा मुसलमानों को हराना है, क्रिश्चियनों को भी साथ लाओ।
तो हिंदू यूनिटी के साथ हिंदू क्रिश्चियन यूनिटी की बात चली और ये प्रचार कर रहे हैं इस बात के लिए कि चाहे तो आप कम्युनिस्ट सरकार फिर से लाओ या फिर बीजेपी को समर्थन दो, कांग्रेस नहीं चाहिए। कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार बनाती है, वहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों का गठबंधन है और इसीलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इस गठबंधन का विरोध ये लोग कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप आधार बन गया। ये लोग जब हिंदू यूनिटी की, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो इस मुद्दे पर पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। इसके ऊपर तो आरोप ही लगते हैं कि हिंदुत्ववादी एजेंडे रखने वाली पार्टी है। तो इसलिए केरल की राजनीति अचानक से बदलने लगी और ये बदलाव और तेजी से बढ़ गया क्योंकि ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उससे पहले पद्म अवार्ड की घोषणा होती है और उस घोषणा में नाम किसका? केरल से 5-5 लोगों का नाम और उसमें विचारधारा से अलग कोई विचारधारा की बात नहीं। वीएस अच्युतानंद जो कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉग, वो उनके मुख्यमंत्री, हार्डकोर कम्युनिस्ट लीडर, और उनको अभी पिछले साल उनकी मौत हुई है, उनको पद्म विभूषण दे दिया गया जी। और ये जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, बेल्लापल्ली नटेशन, एसएनडीपी के जनरल सेक्रेटरी, उनको भी पद्म अवार्ड मिल गया। और ये दोनों भले ही अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दरार पड़ी है उसके समर्थकों के बीच कि ये देखो, एक तरफ हमारी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हमारे इतने बड़े नेता को, जबकि यूपीए की सरकार में शामिल थी दिल्ली में, फिर भी अवार्ड तक नहीं दिलवा पाया। और ये विचारधारा से इतर लेफ्ट के खिलाफ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसने पद्म विभूषण दिलवा दिया। ये बड़ी बात है कि उनके समर्थकों के बीच दरार पैदा हो गई है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। सॉफ्ट कॉर्नर मोदी के लिए कि मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इनमें विचारधारा की बात नहीं करते, किसी की योगदान है, उसकी भूमिका है तो उसको वो अवार्ड मिलेगा, उसका पारितोषिक मिलेगा। और उसी तरीके से वेल्लापल्ली नटेशन जो एजवा समुदाय के लीडर, उनको भी पद्म भूषण दे दिया गया। अब ये 2 अवार्ड तो बड़े हैं, एक संघ के नेता को दिया गया है, कार्यकर्ता बड़े नेता रहे हैं, लेकिन इन अवार्ड्स ने फिर से केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और सॉफ्ट कॉर्नर शुरू कर दिया हिंदुओं के बीच ज्यादातर, और वहां पर एक नई राजनीतिक दिशा पैदा हुई है, धारा चली है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी फोर्स के तौर पर केरल की राजनीति में उभर रही है। और जब परसेप्शन बदलता है तो पॉलिटिक्स बदल जाता है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। अगर एक परसेप्शन बना कि ये पार्टी अच्छा परफॉर्म करने वाली है तो लोग जो कि फ्लोटिंग वोटर कहे जाते हैं, यानी कि उनके कोई विचारधारा में रिजिडिटी नहीं होती, किसी पार्टी के कैडर वोटर हैं, वो लोग हमेशा ये देखकर चलते हैं, नहीं अगर ये जीतने वाली पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसी को सपोर्ट कर देते हैं। ये हुआ है दिल्ली के चुनावों में, ऐसा होता रहा। अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लोग ऐसे ही सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ चलते गए, आम आदमी पार्टी को सत्ता मिल गई। पंजाब में ऐसा ही आम आदमी पार्टी को हुआ। तो इसी तरीके से परसेप्शन बदलता हुआ दिख रहा है। और केरल में जो पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि अब सत्ता की नींव पड़ गई है तिरुवनंतपुरम से, अब ये सत्ता की नींव जो पड़ी है ये विधानसभा तक जाएगी। और अभी रणनीति बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि केरल में भी हम चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा सर, इस बीच में एक सवाल और भी निकल के सामने आ रहा है कि शशि थरूर और कांग्रेस की जो विचार अगर देखा जाए बिल्कुल विपरीत जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग रखते हैं लेकिन कांग्रेस के शशि थरूर नहीं आते हैं। ऊपर से राहुल गांधी जो बातें बोलते हैं उनको बाइकआउट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, कयास तो ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले समय में शशि थरूर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, शशि थरूर ने पहले ही कांग्रेस छोड़ रखी है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये दिल्ली की मीटिंग जो हुई थी उसमें शशि थरूर ने मीटिंग स्किप किया। उसके पीछे राहुल गांधी की ही भूमिका थी। कोच्चि में राहुल गांधी थे, शशि थरूर थे। शशि थरूर उस मंच पर थे और इनका नाम तक राहुल गांधी ने नहीं लिया। प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया। शशि थरूर कहे बोले कि हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, अब अगर हम बोलेंगे तो मेरे बाद केवल राहुल गांधी बोल सकते हैं। ये एक ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन था जिसके कारण शशि थरूर बीच रैली से चले गए। महापंचायत थी और उसके बाद दिल्ली में भी वो बैठक थी, वो स्किप कर गए। अभी तक
शशि थरूर केवल इंतजार कर रहे हैं चुनाव के समय तक। अगर शीर्ष नेतृत्व या फिर लोकल लीडरशिप जो केरल का नेतृत्व है, इन दोनों के बीच से एक रास्ता निकलता है तो ठीक, वरना फिर हम अपना विकल्प तलाश रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की समस्या अभी और बढ़ने वाली है अंतर्कलह को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो केरल की राजनीति में कांग्रेस का पतन तेज हो रहा है और शशि थरूर के मोदी समर्थक बयान, पार्टी मीटिंग से दूरी और आंतरिक असंतोष ने यूडीएफ को कमजोर किया है। मोदी का तिरुवनंतपुरम दौरा बीजेपी को मनोबल दे रहा है, जहां निगम जीत के बाद विधानसभा में बड़ा उलटफेर संभव दिख रहा है। अगर कांग्रेस ने थरूर को संभाला नहीं और गुटबाजी जारी रही तो बीजेपी के लिए केरल में पैर जमाने का सुनहरा मौका बन सकता है। 2026 चुनाव में केरल की सियासत अब सिर्फ एलडीएफ और यूडीएफ नहीं बल्कि बीजेपी की बढ़ती ताकत से तय होगी। बदलाव अटल लग रहा है।